नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई थी, तो हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की हुई थी एल्गी के बारे में। तो एल्गी के बारे में अभी तक हमने उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके आवास के बारे में, और उसके बाद में हमने उसके थैलस के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी यानी आपके शैवालों में जनन स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें भी हमने आपके कायिक जनन या आपके वानस्पतिक जनन के बारे में देख लिया था। तो हमने देखा था कि आपके शैवालों में जो जनन है वो आपके 3 प्रकार का पाया जाता है। एक तो होता है आपके वानस्पतिक जनन, इसे हम कायिक जनन भी कहते हैं। नंबर 2 पर था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपका अलैंगिक जनन, और नंबर 3 पर था आपका लैंगिक जनन। तो वेजिटेटिव जनन हम देख चुके थे। इस वीडियो में हम आपका देख के चलेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको मैं नोट्स और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको वहीं से प्रोवाइड कराऊंगा, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते चलें। ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और मैंने भी बहुत शानदार तरीके से नोट्सों को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बनाया है। तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम आज का टॉपिक रहने वाला आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके शैवाल के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपके वानस्पतिक जनन में यानी आपके कायिक जनन में देखा था कि शैवाल में आपकी कायिक जनन में जो शैवाल के कायिक भाग थे जो आपकी कायिक जनन में भाग लेते थे, और आपके जो अलैंगिक जनन में है, अलैंगिक जनन जो है आपका बीजाणुओं के द्वारा होता है। शैवालों के अंदर जो आपका अलैंगिक जनन है जो बीजाणुओं के द्वारा होता है, और जो आपका लैंगिक जनन है वो आपके युग्मकों के द्वारा होता है। तो इस अलैंगिक जनन में आपके युग्मक नहीं पाए जाते हैं, तो इसके लिए इसमें आपको पीढ़ी एकांतरण भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो आपके बीजाणु हैं वो चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं, यानी आपको फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे। और आपके बीजाणु है जो बीजाणुदानी के अंदर बनते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी। तो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। तो वह जनन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। वह जनन जिसमें इस जनन में आपकी युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण इसमें पीढ़ी एकांतरण भी नहीं पाया जाता है। तो आपके कायिक जनन में और आपके अलैंगिक जनन में दोनों में आपके युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसमें आपकी पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। और जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें आपके युग्मकों का निर्माण होता है, तो उसमें आपका पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। जो अलैंगिक जनन में आपके बीजाणु होते हैं वो चल और अचल दोनों प्रकार के होते हैं, यानी चल बीजाणु में आपकी फ्लैजिलेट यानी आपकी कसाबिकाएँ पाई जाएंगी, और जो आपकी अचल प्रकार के बीजाणु होंगे उनमें आपकी फ्लैजिलेट नहीं पाई जाएगी। ये बीजाणु विशिष्ट संरचना के अंदर बनते हैं। इस संरचनाओं को हम बीजाणुदानी या स्पोरोगोनिया कहते हैं। तो जो दोस्तों आपके बीजाणुदानी जहाँ बनते हैं उस दाने को हम बीजाणुदानी या स्पोरोगोनिया कहते हैं। और दोस्तों, अलैंगिक जनन की आपकी निम्न विधियाँ रहने वाली हैं। नंबर 1 पर आपका बाईमोटाइल स्पोर यानी आपके चल बीजाणु द्वारा। तो दोस्तों, जो आपके चल बीजाणु द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है उसमें आपकी फ्लैजिलेट देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी कसाबिकाएँ होंगी तभी वह बीजाणु में आपका गति कर पाएगा। तो आपके चल बीजाणु में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बीजाणु का निर्माण तो होता है, लेकिन उस पर आपकी फ्लैजिलेट भी पाई जाती है। और कुछ समय बाद है जो आपका बीजाणु है वो आपकी फ्लैजिलेट यानी कसाबिका वो त्याग देते हैं और आपके शैवाल थैलस का निर्माण कर लेते हैं। ये आपके बाईमोटाइल स्पोर यानी आपके चल बीजाणु द्वारा जनन हो जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वह बीजाणु जिस पर आपकी फ्लैजिला पाई जाती है उन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्लैजिला होने के कारण ही ये बीजाणु गति कर पाते हैं, इसलिए हम इसे चल बीजाणु कहते हैं। इन बीजाणुओं का निर्माण एक थैलेनुमा संरचना में होता है जिसे हम बीजाणुदानी कहते हैं। तो जो दोस्तों जहाँ पर आपका बीजाणु का निर्माण होता है उसे हम बीजाणुदानी कहते हैं। और चल बीजाणु को धारण करने वाली बीजाणुदानी को चल बीजाणुदानी कहते हैं। ये चल बीजाणुदानी है जो आपकी रात्रि के समय उत्पन्न होती है। दोस्तों, ये चल बीजाणु है जो आपकी बीजाणुदानी से बाहर निकलकर कुछ समय तक जल में तैरते रहते हैं और अंत में अपनी कसाबिकाओं यानी फ्लैजिलेट को गिराकर आधार से चिपक जाते हैं एवं आगे वृद्धि कर ये आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपके चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन हो जाएगा। दोस्तों, इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे यूलोथ्रिक्स और आपके क्लेमाइडोमोनास आपके चल बीजाणु द्वारा जनन के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यूलोथ्रिक्स है जो आपका दोस्तों मल्टी फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, यानी आपकी यूलोथ्रिक्स में आपकी 2 से अधिक आपको कसाबिकाएँ देखने को मिलेंगी, इसलिए हम इसे मल्टी फ्लैजिलेट भी कहते हैं।
और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल वो है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में दोस्तों आपकी 2 फ्लैजिलेट देखने को मिलती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके क्लेमाइडोमोनास में आपको 2 फ्लैजिलेट देखने को मिलेंगी, और जो आपके यूलोथ्रिक्स है उसमें आपको 2 से अधिक कशाभिकाएँ देखने को मिलेंगी। नंबर 2 पर आपका बाई एप्लियन स्पोर यानी आपकी अचल बीजाणु द्वारा। तो वे बीजाणु जिनमें आपकी कशाभिकाएँ अनुपस्थित होती हैं उन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें फ्लैजिलेट नहीं होगा तो ये गति नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसे अचल बीजाणु कहते हैं। इन अचल बीजाणु का निर्माण जल की कमी में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर आपके नए शैवाल का निर्माण कर लेते हैं। तो दोस्तों इनमें आपकी जल की कमी होने के कारण इनमें फ्लैजिलेट का निर्माण नहीं हो पाता है, और ये आपकी अनुकूल परिस्थितियों में विकास करके आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इसके आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें आपको फ्लैजिलेट यानी कशाभिकाएँ नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसे अचल बीजाणु कहते हैं। और हमने जो चल बीजाणु द्वारा देखा था उसमें आपकी फ्लैजिलेट आपको देखने को मिल रही थी। नंबर 3 पर आपका बाई हाइप्नोस्पोर यानी आपके सुप्त बीजाणु द्वारा। सुप्त बीजाणु भी आपके एक तरह से अचल बीजाणु होते हैं, परंतु दोस्तों इनके ऊपर आपको एक मोटी भित्ति का आवरण का निर्माण हो जाता है, और ये आवरण है जो आपका प्रतिकूल परिस्थितियों में तो इसकी सुरक्षा करता है, और आपकी अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये शैवाल अंकुरित होकर आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेता है। तो देखते हैं आपके सुप्त बीजाणु में ये भी आपके अचल बीजाणु होते हैं, जिनके चारों ओर आपकी मोटी भित्ति का आवरण पाया जाता है। इन स्पोर्स का निर्माण आपके प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है एवं अनुकूल परिस्थितियों में ये इनमें अंकुरण हो जाता है, और ये बीजाणु अंकुरित होकर आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा वाउचीरिया। तो दोस्तों ये भी आपके अचल बीजाणु का एग्जाम्पल है, परंतु इसके ऊपर आपको मोटी भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और ये बाद में आपकी अनुकूल परिस्थिति आने पर ये आपके अंकुरित होकर नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर आपका बाई टेट्रोस्पोर यानी ये अचल बीजाणु होते हैं जिनका निर्माण आपकी गुणित शैवालों से होता है। तो जो आपका ये शैवाल थैलस होता है इसमें आपको 4 भागों में यह डिवाइड हो जाता है। जो इसके 3 भाग है वो तो आपको सामने से देखने पर भी नजर आ जाएंगे, और जो इसका एक चौथा भाग होता है वो इसके पीछे होता है, इसलिए इसे हम टेट्रोस्पोर भी कहते हैं। ये बीजाणु आपके टेट्रेड रूप में पाए जाते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीसिपोनिया। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसको आपको 3 भाग है जो आपको सामने की तरफ देखने को मिलेंगे, और 1 भाग है जो इसका आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये आपका बाई टेट्रोस्पोर द्वारा, तो ये इसमें आपका बाई टेट्रोस्पोर द्वारा जनन था। नंबर 5 मेथड की बात करें तो वो है आपका ओटोस्पोरिया, इसे हम जनकाभ बीजाणु कहते हैं। तो इसे आप शब्द से भी देख सकते हैं कि इसमें आपके जनक का आभास होता है। तो जो इसमें आपके सेल्स का निर्माण होता है वो आपकी मातृ कोशिका से होता है। ये बीजाणु अचल प्रकार के होते हैं, और इन बीजाणु का आकार है जो अपनी मातृ कोशिका की तुलना में छोटा होता है। ऐसे बीजाणु को हम जनकाभ बीजाणु कहते हैं। इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे वोल्वोक्स और क्लोरेला। नंबर आपका 6 मेथड है आपका पामेला फेज यानी आपकी पामेला अवस्था। जैसा कि हमने दोस्तों आपके शैवाल के आवास के बारे में पढ़ा था कि शैवाल आपके जलीय आवास या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका यूलोथ्रिक्स शैवाल होता है वो आपके जल में पाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर मान लो कि जल सूख जाता है, जल की कमी हो जाती है, तो ये अपने ऊपर एक और आवरण का निर्माण कर लेते हैं। यह आपके इस सेल को आपकी प्रतिकूल परिस्थितियों में तो इसकी सुरक्षा करता है, और जब ये अनुकूल परिस्थिति हो जाती है तो इस सलेस्मा से यह शैवाल अंकुरित होकर बाहर की ओर निकल कर आपके नए शैवाल थैलस का निर्माण कर लेता है। तो ये आपकी पोलमेला फेज हो जाएगी दोस्तों, यानी आपकी पालमेला अवस्था इसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब तालाबों में गड्ढों का पानी सूखने लगता है तब अनेक शैवाल जैसे आपके यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आदि शैवाल की सेल्स यानी कोशिका अपने चारों ओर एक पदार्थ का आवरण बना लेती है, जो शैवाल कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करते हैं। जो ये आवरण हो जाएगा सेल्स के ऊपर, ये आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में से बचाने का कार्य करेगा। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये कोशिका श्लेष्मीय आवरण को तोड़कर बाहर निकल जाती है एवं चल और अचल बीजाणु का निर्माण कर लेती है। इस अवस्था को आपकी पालमेला अवस्था कहा जाता है। इसके बाद में जो आपके शैवालों में आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम में नंबर 3 पर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आपके लैंगिक जनन। तो दोस्तों मैं लैंगिक जनन में आपको बता दूं कि लैंगिक जनन में आपको युग्मकों का निर्माण होगा। तो युग्मकों का निर्माण होगा तो आपके इसमें पीढ़ी एकांतर भी देखने को मिलेगा। जो हमने आपके कायिक जनन पढ़ा था उसमें भी आपके युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसमें आपके शैवाल के कायिक भागों से जनन होता है। और जो आपके हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसमें भी आपके युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, उसमें आपके बीजाणु द्वारा निर्माण होता है। तो दोस्तों उसमें भी आपका पीढ़ी एकांतर नहीं मिलता है, लेकिन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में आपके युग्मकों का निर्माण होता है। इसलिए इसमें आपको पीढ़ी एकांतर देखने को मिलता है।
तो लैंगिक जनन में देखेंगे कि वह जनन जो युग्मकों द्वारा होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ये युग्मक जननांगों द्वारा विकसित होते हैं दोस्तों। तो नर जननांग द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है एवं मादा जननांग से आपके मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक निषेचन की प्रक्रिया के दौरान आपस में संलेत हो जाते हैं जिससे आपके भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों दो युग्मक आपस में संलेत होकर एक जाइगोट यानी एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। यह आपको एक नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। शैवालों में युग्मनज के चारों ओर एक मोटी भित्ति का आवरण पाया जाता है। इन संरचनाओं को आपके निक्सतांड या ओस्पोर कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि ओस्पोर या निक्सतांड किसे कहते हैं। तो दोस्तों युग्मनज बनने के बाद युग्मनज के चारों ओर एक भित्ति या आवरण का निर्माण हो जाता है। इसे हम आपके निस्तांड या आपके ओस्पोर नाम से जानते हैं। तो आगे आपको यह शब्द बार बार देखने को मिलेगा तो आपको बताना नहीं पड़े कि आपकी युग्मनज के ऊपर जो आवरण का एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है उसे हम ओस्पोर यानी आपके निक्सतांड कहते हैं। तो ये शब्द आपको बार बार आगे देखने को मिलेगा तो आप कन्फ्यूज मत होना कि आपके जो दो युग्मक है जो आपके संलयन करते हैं तो आपके युग्मक के ऊपर एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाता है उसे हम निक्सतांड या आपके ओस्पोर कहते हैं। तो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्न मेथड आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पर हो जाएगा आपका ऑटोगैमी यानी स्वयुग्मन, नंबर 2 पर हो जाएगा आपके पूर्ण युग्मन, नंबर 3 पर हो जाएगा आपका समयुग्मन, नंबर 3 पर हो जाएगा आपका असमयुग्मन, नंबर 5 पर हो जाएगा आपका कायिक असमयुग्मन और नंबर 5 पर हो जाएगा आपके विषम युग्मन यानी ऑटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनिसोगैमी। नंबर 5 पर हो जाएगा आपका फिजिकोलॉजिकल एनोगोमी और नंबर 6 पर हो जाएगा आपका ओगोमी यानी आपके विषम युग्मन। तो एक एक करके हम इनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 पर आपका ऑटोगैमी या स्वयुग्मन। तो लैंगिक जनन की इस विधि में एक ही शैवाल की कोशिका के दो अगुणित केंद्र आपस में संलेपित होकर द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। यह क्रिया आपकी स्वयुग्मन कहलाती है। तो दोस्तों स्वयुग्मन में क्या होता है कि आपकी एक ही शैवाल के दो अगुणित केंद्रक होते हैं जो आपके मिलकर एक दो गुणित केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। इसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। दोस्तों स्वयुग्मन की प्रक्रिया में आपकी बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता है, अतः शैवाल में आपको नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों स्वयुग्मन में हमने देखा कि एक ही शैवाल की दो अगुणित कोशिकाएं मिलकर आपकी द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेती हैं। तो दोस्तों इसमें बाहर से कोई भी आपका युग्मक नहीं आता है तो इसमें आपकी बाह्य लक्षण भी आपके समावेशित नहीं होते हैं। नंबर 2 पर आपका होलोगैमी यानी आपके पूर्ण युग्मन। लैंगिक जनन की इस विधि में आपकी दो सेल्स पास पास आकर आपस में संलेत होकर आपस में मिल जाती है जिससे आपके निष्कतांड यानी आपके ओस्पोर का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों पूर्ण युग्मन में क्या होता है कि आपके दो शैवाल की कोशिकाएं हैं जो आपके पास पास आकर एक निष्कतांड का निर्माण कर लेती हैं। ये संलेत होकर आपके निष्कतांड यानी ओस्पोर का निर्माण कर लेती है। यह आपकी पूर्ण युग्मन में आपको देखने को मिलेगा। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको दो अलग सेल हैं जो आपके पास पास आकर आपके ओस्पोर यानी निष्कतांड का द्विगुणित न्यूक्लियस का निर्माण कर लेती हैं। तो यह आपको पूर्ण युग्मन में देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर आपका आइसोगैमी यानी आपका समयुग्मन। लैंगिक जनन की इस विधि में संलेत होने वाले दोनों युग्मक आकार व आमाप और कार्य के रूप से समान होते हैं। ये युग्मक आपस में जुड़कर निष्कतांड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के युग्मन को समयुग्मन कहते हैं। तो आप इसके शब्द से भी आप इसका पता लगा सकते हो। समयुग्मन यानी इसमें जो आपके युग्मक होंगे वो समान होंगे आकार में, आमाप में और कार्य में। ये मिलकर आपके जो द्विगुणित निष्कतांड या जो आपके ओस्पोर या निष्कतांड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपके समयुग्मन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों शब्द से आप ऐसे पता चलाएंगे कि समयुग्मन में है जो आपके दोनों युग्मक है जो समान देखने को मिलेंगे और आगे चलकर हम देखेंगे आपके असमयुग्मन आई उसमें आपके दोनों युग्मक है जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे आकार, आमाप और कार्य में। तो इसका भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी दो सेल्स हैं ये आपकी आइसोगैमी के द्वारा मिलकर आपकी द्विगुणित आपके ओस्पोर या निष्कतांड का निर्माण कर लेती हैं। और जो आपकी दोनों सेल्स हैं ये आपके आकार, आकृति और आमाप में आपको सेम देखने को मिलेंगी। नंबर 4 पर आपका फिजिकोलॉजिकी एनोस्कोमी यानी आपकी कार्य के असमयुग्मन। इसमें आपके जो युग्मक है वो तो समान होंगे आकार और आमाप में, और दोस्तों ये जो आपके युग्मक होंगे वो कार्य में अलग अलग होंगे। तो लैंगिक जनन की इस विधि में संलेत होने वाले दोनों युग्मक आकार व आमाप में तो समान होते हैं और कार्य के रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल से भी दर्शाते हैं। इसके आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टोकॉर्पस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके जो दो आपकी सेल्स है ये आपकी कार्य की असंयुग्मन द्वारा आपके द्विगुणित ओस्पोर या निष्कतांड का निर्माण कर लेते हैं। इसमें आपके जो युग्मक है वो आपके आकार और आमाप में तो समान होंगे लेकिन आपके कार्य में भिन्न होंगे, इसलिए हम इसे कार्य की असमयुग्मन भी कहते हैं।
नंबर 5 पर बात करें तो नंबर 5 पर आपका एनिसोगोमी यानी आपका असमयुग्मन। तो लैंगिक जनन की इस विधि में संलेत होने वाले दोनों युग्मक आपको आकार, आमाप और कार्य के रूप में आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलेंगे। यानी ये आपके असमयुग्मन आप शब्द से इसे डिफाइन करेंगे कि आपके लैंगिक जनन की इस विधि में जो आपके युग्मक होते हैं वो आपके आकार और आमाप और कार्य की तीनों में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इस विधि के आपके असमयुग्मन मेथड यानी आपको एनिस्कोगोमी भी इसे कहते हैं। ये युग्मक आपस में संलेत होकर आपके द्विगुणित निक्सतांड या ओस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नंबर 6 पर आपके मेथड की बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा आपका ओगोमी यानी आपके विषम युग्मन। लैंगिक जनन की इस विधि में संलेत होने वाले दोनों युग्मक पूर्ण रूप से अलग अलग होते हैं। इसमें नर युग्मक है जो आपके आकार में छोटा होता है, चल प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें आपके फ्लैजिलेट आपको देखने को मिलेगी। और जो आपका मादा युग्मक है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा और अचल प्रकार का देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें आपकी फ्लैजिलेट नहीं पाई जाएगी, यानी आपकी कसाबिका नहीं पाई जाएगी। नर युग्मक को आपके पुंमणु या आपके एंथ्रोजोइड कहते हैं और मादा युग्मक को आपको एग या अंड कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में दोनों युग्मक आपके आपस में मिलकर ओस्पोर या आपके निक्सतांड का निर्माण कर लेते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा उच्च वर्गीय जीवों में। तो दोस्तों यह आपके सवाल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में हमने आज की इस वीडियो में देखा। आने वाली वीडियो में आपके लाइफ साइकिल और एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और आगे आने वाले 3 या 4 पार्ट में हम आपकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।